हेलो हेलो एवरीवन। तो हम शुरू करते हैं ये चैप्टर मोशन एंड फोर्स के एमसीक्यूज हैं यहाँ पे। वी हैव क्वेश्चन वन विच सेज अ बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पोजेसेस। सो अगर आपके पास एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे एक बॉडी ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अगर वो देखो, अगर मेरे पास एक बॉडी है वो 8 मीटर हर 2 सेकंड में कवर कर रही है। ठीक है, यहाँ पे भी उसने 2 सेकंड में क्या किया, 8 मीटर कवर किया, उसके बाद दोबारा से 2 सेकंड में 8 मीटर कवर किया। इसका मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब ये है कि या तो उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है विथ टाइम, तभी वेरिएबल वेलोसिटी। क्योंकि देखो, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ चेंज हो रही है या दोनों वेरी कर रही हैं विथ टाइम, तो वो वेरिएबल वेलोसिटी पे बॉडी ट्रैवल करेगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर देखो मैं कहूँ कि अगर आपके पास बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे ट्रैवल कर रही है, क्या वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे होगी? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होगी। भाई अगर सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, समझ लो मैं कहती हूँ 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं आ रहा, वेलोसिटी तो सेम है हर मोमेंट। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी तो है। तो जब भी एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। फिर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? देखो, जब भी एक बॉडी का चेंज ऑफ स्पीड, मतलब बॉडी की वेलोसिटी तो चेंज कर रही है, लेकिन वो जो चेंज है वो हर मोमेंट सेम आ रहा है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो ज़ीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं कहूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं हो जाएगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी उस केस में। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तभी ही आपके पास एक्सेलरेशन की नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। अब वो फिर यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी, वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास रेट क्या है, क्या चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 है, instantaneous and average velocities will become equal when the body travels with uniform velocity। जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो जाती है। ये आपने याद रखना है, बहुत बार ये एमसीक्यूज में पूछा गया है। Question 3, when velocity time graph is a straight line parallel to time axis, then अगर मेरे पास velocity time graph है तो यहाँ पे आएगा वेलोसिटी, यहाँ पे आएगा टाइम। तो वो कह रहा है अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है, पहले तो अब स्ट्रेट लाइन तो मतलब स्लोप होगी कुछ ना कुछ, हमेशा याद रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो स्लोप इक्वल है किसके, डेल वाई अपॉन डेल एक्स के। वाई क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है, एक्स क्या है, टाइम है। अब वेलोसिटी और टाइम ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का। तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन है, चाहे वो कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, जो भी है, जो स्लोप है, जो लाइन है, वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो वो कहता है कि यहाँ पे जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के, पैरेलल ही बनाया है मैंने टाइम एक्सिस के। ठीक है, अब वो कहता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब ये हमें पता है यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्लोप कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी, जब स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है इसका मतलब स्लोप कैसी है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन ऐसे हो या इस तरीके से हो इसका मतलब कांस्टेंट नहीं होता। क्योंकि देखो यहाँ पे जब ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम
एक्सिस हो गई, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, जब भी स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या, स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन, ढलान। यहाँ पे तो कोई इंक्लिनेशन है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन है, वो भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। स्लोप यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ना तो ऑप्शन ए होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। ऑप्शन डी तो भूल ही जाओ, मतलब वेलोसिटी तो कहाँ से आ गया, स्लोप जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्सेलरेशन को दिखा रही है। हाँ, अगर ये ग्राफ ऐसा ऐसा होता तो यहाँ पे हमें ये बताता है कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। अगर ये कर्व होता, कैसा भी कर्व होता, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल होती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बात करो कि अगर मैं कहूँ कि जो एक्सेलरेशन है, जो स्लोप है, वो पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो जब भी एक लाइन, एक स्लोप पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, इसका मतलब ये है, यहाँ पे तो कंप्लीट इंक्लिनेशन हो गई, ये तो फ्री फॉल वाली बात हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है, इन्फिनिटी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट इन्फिनिटी, यहाँ पे स्लोप क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्लियर हो गया, क्या सही जवाब है, सी। देन वी हैव क्वेश्चन 4, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, अभी हमने पढ़ा कि इनका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है। The area between velocity time graph and the time axis is numerically equal to what? तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर वो यहाँ पे उसने ग्राफ कौन सा दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया। अगर वो कहता है इसकी स्लोप किसके इक्वल है, तो स्लोप बराबर होती है y अपॉन एक्स के, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन के इक्वल हो गया, स्लोप इसके इक्वल हो गई। अगर वो कहता है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे ये टाइम डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये तो इक्वल हो गया किसके, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है आपके पास, वो क्या है, किसके इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। देन वी हैव क्वेश्चन 6, इफ़ द स्लोप, तो यहाँ पे आपने देखा कितने सारे क्वेश्चंस ग्राफ से रिलेटेड है, और दो ही चीज़ें वो पूछता है, एक स्लोप पूछता है और दूसरा क्या, दूसरा एरिया, ठीक है, ये दैट्स इट, और कुछ नहीं। दोबारा से हमें यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वो कहता है अगर इनकी जो स्लोप है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रही है। अब देखो, ग्रेजुअली डिक्रीज़ इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि ग्राफ कैसा होगा, कर्व होगा, ठीक है। अगर वो कहता है कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन होगी, अगर वो कहता है इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है तो कर्व होगा। अब दो चीज़ें, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ये जो कर्व है हमेशा अगर स्लोप एक्स से वाई की तरफ जाती है तो वो इंक्रीज़ करती है। मेरा मतलब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास, अगर ये स्लोप इस तरीके से जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है स्लोप, ठीक है। अगर एक स्लोप ये यहाँ पे x से y की तरफ आ रही है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये y से x की तरफ आ रही है, y से x की तरफ आ रही है, तो मतलब यहाँ पे एक स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो स्लोप अगर x से y की तरफ जाएगी, इसका मतलब स्लोप क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और इसका उल्टा आप एक चीज़ याद कर लो, दूसरी आपको ऑपोजिट तो याद हो ही जाएगी। तो एक चीज़ आपने जस्ट याद रखनी है कि x टू y स्लोप इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं स्लोप जो है वो ग्रेजुअली क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। अब डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि वो y से x की तरफ आ रही है, मतलब आप इस चीज़ की बात कर रहे हो, ठीक है। तो बताइए ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये सिंपल सी बात है, यही हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब क्योंकि स्लोप यहाँ पे डिक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है।
ठीक है। तो जब भी आपके पास एक्सेलरेशन इंक्रीज़ करेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रही है उसका मतलब एक्सेलरेशन कैसी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको आप रिटार्डेशन डेसेलरेशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन का, कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। देन क्वेश्चन 7 है, इफ़ द स्लोप, दोबारा से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि इसकी जो स्लोप है इस बार क्या पूछ रहा है कि इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, व्हाट इज़ द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पार्ट 1 में भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन देखे थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। नाउ व्हाट इज स्लोप, तो स्लोप आपके पास चेंज इन y अपॉन चेंज इन x के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास y वेलोसिटी है और x एक्सिस पे हमने टाइम को रखा है। सो वेलोसिटी अपॉन टाइम ये इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। हमें जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में वो ये है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बताइए उसकी शेप क्या होगी स्लोप की। ठीक है, सो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब आपके पास स्लोप क्या है, ज़ीरो है। कांस्टेंट का मतलब क्या, सेम एक्सेलरेशन। अगर मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन को कांस्टेंट दिखाना है, सो अगर आपके पास स्लोप को हमें कांस्टेंट दिखाना है तो हमेशा हम स्ट्रेट लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो जब भी आपके पास स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो इसका मतलब ये स्लोप ज़ीरो है। कैसे, क्योंकि स्लोप क्या है, स्लोप तो इंक्लिनेशन है, ढलान है ना, राइट। तो अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आप बना दो लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे स्लोप को ज़ीरो कर दिया। तो इसका मतलब इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन ज़ीरो है। इसी तरीके से अगर आप स्लोप को, मतलब जो स्लोप है उसे हम स्ट्रेट लाइन लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये तो फ्री फॉल वाली कंडीशन हो गई, यानी कि इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब स्लोप इक्वल है एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन इस ग्राफ के लिए इनफाइनाइट होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इनफाइनाइट कंसिडर होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हमें दिखाना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो फिर उस केस में आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं होनी चाहिए, किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं रखो। स्ट्रेट लाइन होगी बट वो किसी भी एंगल पे हो सकती है। इन सब केस में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ अगर आप कांस्टेंट कह सकते हो, आप यूनिफॉर्म कह सकते हो। अगर आपको दिखाना है कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, देन यू नीड टू ड्रॉ अ कर्व। आप यहाँ पे कर्व बना सकते हो। ठीक है, और ये कर्व आप, अगर एक्सेलरेशन, कर्व का मतलब क्या, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। अब चेंज दो तरीके से ही पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव चेंज या तो नेगेटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज मतलब कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है टाइम के साथ। ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, यानी कि आपके पास एक्सेलरेशन कम हो रही है। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो जब वेलोसिटी एक बॉडी की कम होती है तो बॉडी रिटार्ड करती है, डिसेलरेट करती है। फॉर दैट उसके लिए ग्राफ्स फिर अलग हो जाते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास अगर ये दोनों केस में देखो, ये वाला ग्राफ 1 और 2 दोनों क्या है, कर्व्स हैं। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे स्लोप क्या हो रही है, x से y की तरफ जा रही है। तो जब भी स्लोप x से y की तरफ जाए तो स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इस केस में एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, इंक्रीज़ हो रही है एक्सेलरेशन भी। अब दूसरे केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो y एक्सिस से x की तरफ जा रहा है। तो जब भी स्लोप y से x की तरफ जाए इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो स्लोप यहाँ पे इक्वल है किसके, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन इस ग्राफ में हमें दिख रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। व्हेन द ऑब्जेक्ट
is moving towards earth, the value of g is taken as. अच्छा, यहाँ पे आपको पूछा है कि g की वैल्यू क्या होगी जब एक ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ जा रहा होगा. अब यहाँ पे हमें ये जो स्मॉल g है ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. इसे आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हो, ग्रेविटी कहते हो. इसके लिए आपको 3 मेन कंडीशंस पता होनी चाहिए. ये क्वेश्चन भी उसी में कवर हो जाएगा, उन एक कंडीशन से ही ये सवाल लिया गया है. सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होगी. ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होती है. अगर ये ऑब्जेक्ट, सेकंड कंडीशन, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो अवे फ्रॉम अर्थ, तो इस केस में फिर आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो जाती है. ठीक है, डिक्रीज होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. थर्ड केस ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट आप यहाँ लेकर चले जाएं, ठीक है, टुवर्ड्स द अर्थ, तो इसका मतलब क्या है, इस केस में भी, यानी कि ये क्या है, सेकंड वाले में हमने देखा कि हमने मतलब जो ऑब्जेक्ट था उसको एक हाइट पे रख दिया. तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को हाइट पे रखेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगी, ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. अगर आप एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि आप उसको, उसकी डेप्थ इंक्रीज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डेप्थ इंक्रीज़ कर रहे हो, टुवर्ड द सेंटर उसको लेकर जा रहे हो, तो इस केस में भी अब ऐसा लग रहा होगा कि अरे अर्थ के सेंटर में जा रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता. यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है, डिक्रीज़ होती है. फोर्थ केस ये है जब आपके पास ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ अर्थ पे रखा जाए, बिल्कुल एकदम सेंटर ऑफ अर्थ पे, तो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी. अब हमें यहाँ पे बोला है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है टुवर्ड्स द, अब सेंटर नहीं लिखा है इन्होंने, टुवर्ड्स अर्थ लिखा हुआ है. ठीक है, तो इस केस में आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ली जाएगी. कैसे, ये अर्थ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है टुवर्ड्स द अर्थ. ठीक है, अब अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब सरफेस की बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद जो उसकी जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी. और जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. तो हर सेकेंड एक बॉडी जब टुवर्ड द सेंटर आती है, अर्थ की तरफ आती है, सेंटर नहीं, सरफेस की तरफ आती है, अर्थ की तरफ आती है, तो उस केस में आपके पास हर सेकेंड जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी हर सेकेंड. ठीक है, इतनी वेलोसिटी होगी, इसी को आप एक्सेलरेशन कहते हो. तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, ये चेंज नहीं हो रही, 9.8 ही है. अनलेस आप इस ऑब्जेक्ट को अर्थ से दूर लेकर जाते हो या अर्थ के सेंटर के करीब लेकर आते हो, तो उस केस में ये एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगी. दोनों केसेस में अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जाओगे तो भी ये 9.8 से कम हो जाएगी वैल्यू इसकी, और अगर सेंटर की तरफ लेकर आते हो तो भी ये 9.8 से कम होगी वैल्यू. सेंटर पे तो ये ज़ीरो हो जाएगी, सरफेस पे ये 9.8 होगी. उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन 10, चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड एज. मोमेंटम को आप पी से रिप्रेजेंट करते हो. मोमेंटम में आप लीनियर मोमेंटम पढ़ते हो और एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हो. अब यहाँ पे मोमेंटम लिखा हुआ है तो आप इसे लीनियर मोमेंटम ही कंसिडर करेंगे. तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है इम्पल्स के. इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, दोनों का यूनिट भी सेम होता है. मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड. इम्पल्स का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन सेकेंड. ठीक है, इम्पल्स का जो खुद का फार्मूला है वो है फोर्स इनटू टाइम. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स कम टाइम में अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो तो उसे आप इम्पल्स कहते हो, उनके प्रोडक्ट को आप इम्पल्स कहते हो. ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम भी इम्पल्स के बराबर होता है. तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है बिल्कुल. द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड एज. टाइम रेट, टाइम रेट का मतलब क्या है, जब भी आपको रेट बोला जाए इसका मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास टाइम की बात हो रही है. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया टाइम रेट. अगर नहीं भी टाइम वर्ड लिखते यहाँ पे
सो आपको आइडिया होना चाहिए कि रेट का मतलब क्या है जब आप डिनोमिनेटर में टाइम ले रहे होते हो. सो change in momentum del p upon time. So change in momentum या upon time, change in momentum upon time, या आप कह सकते हो rate of change of momentum. ठीक है, ये इक्वल होता है किसके, फोर्स के. तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब. इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो कैसे, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. इससे भी फोर्स का यूनिट न्यूटन ही निकलेगा. मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड. टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड. सेकंड कैंसिल हो गया तो यूनिट क्या आया, न्यूटन, जो कि इक्वल है किसके, फोर्स के. द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट opposes its state of rest or uniform motion is called as. So बॉडी की वो सलाहियत, वो प्रॉपर्टी जिससे वो, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी. ठीक है, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड ओपोजेस द फोर्स, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया. चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. विच लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जिसमें आप फोर्स की डेफिनेशन फार्मूला डिस्कस करते हो, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने लिया है. ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो हमें क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स की, लेकिन न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स की, एफ इज़ इक्वल टू एम ए. इसीलिए जो सेकंड लॉ है उससे आप लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हो, और जो थर्ड लॉ है उसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहा जाता है. क्वेश्चन 14. इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स. इनर्शिया एक बॉडी का, जितना मास होगा उतना उस बॉडी का इनर्शिया होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी का मास 10 kg है और एक बॉडी का मास है 5 kg, ये दोनों बॉडीज रेस्ट में हैं. ठीक है, कौन सी बॉडी को मोशन में लाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाहिर है ज़्यादा मास वाली बॉडी के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. सो मैंने भी आपसे ऊपर हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, टू अपोज द मोशन और रेस्ट, अब ये रेस्ट में है तो ये मोशन को अपोज करेगी, तो ये प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है. अब इसका ज़्यादा फोर्स है तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, इसीलिए ज़्यादा फोर्स आपको लगानी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी मोशन में आए. सो इनर्शिया किसका मेजर है, क्वांटिटेटिवली मास का मेजर है. कभी कभी ये भी पूछता है कि इनर्शिया क्वालिटेटिव मेजर है या क्वांटिटेटिव मेजर है किसका, मास का. सो क्वांटिटेटिव मेजर. ठीक है, तो एक बॉडी का जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम p, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मास आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है. सो मोमेंटम डिपेंड करता है एक बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी के, जिसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन 15 में ऑप्शन डी सही जवाब है. क्वेश्चन 16 है आपके पास. एन अल्टरनेट यूनिट ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज. सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये किसके बराबर है, यहाँ पे जो आपके पास यूनिट्स गिवन है. सबसे पहली बात, अगर आप न्यूटन लो, या आसान सा है तो इससे शुरू करते हैं, तो न्यूटन इक्वल होता है किसके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के. कैसे, एम ए के इक्वल होता है. फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम ए. अब फोर्स का यूनिट है मीटर, मैं आपको बताती हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड की इक्वल कैसे हुआ. मास का यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो समझ आया कि एक्सेलरेशन मीटर पर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड की इक्वल कैसे हुआ. हमें फाइंड करना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के. वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, ये यूनिट है मोमेंटम का. ठीक है, और मोमेंटम का दूसरा यूनिट क्या होता है, जो कि इक्वल है किसके, न्यूटन सेकंड के, जिसका मतलब ऑप्शन बी सही जवाब है. लेकिन आप इसे स्टेप बाय स्टेप निकाल भी सकते हो इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट. ठीक है, अच्छा जी,
तो 16 का बी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आप सी और ए को भी थोड़ा डिस्कस करना चाहते हो, या भाई न्यूटन सेकंड कैसे इक्वल हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, तो आसान सी बात है। देखो न्यूटन सेकंड, न्यूटन हमने अभी देखा, इसकी बेस यूनिट्स क्या होंगे, किससे बना हुआ है ये, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, ये सेकंड आ गया, ठीक है। ये सेकंड और एक सेकंड यहाँ पे कैंसिल हो गया, जिसका मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समझ आ गया कैसे न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी में अगर आप देखो तो न्यूटन मीटर दिया हुआ है। न्यूटन मीटर यूनिट होता है वर्क डन का। न्यूटन मीटर किसके इक्वल है, जूल के इक्वल है, ठीक है। न्यूटन जूल सेकंड यूनिट होता है एंगुलर मोमेंटम का, जिसे आप एल से रिप्रेजेंट करते हो, और ये यूनिट है किसका, प्लांक्स कांस्टेंट का, ठीक है। प्लांक्स कांस्टेंट एच से हम जिसे लिखते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है इम्पल्स का एसआई यूनिट क्या होगा। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इम्पल्स का फॉर्मूला हमें पता है, इम्पल्स इक्वल होता है किसके, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट इम्पल्स होता है। या फिर इम्पल्स को आप चेंज इन मोमेंटम भी कहते हो। इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों की डायमेंशंस भी सेम होती हैं। तो मोमेंटम का यूनिट अगर आपको याद है तो आप इम्पल्स का यूनिट भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है। तो मोमेंटम का यूनिट हमने भी देखा क्या है, न्यूटन सेकंड है। तो सिंपल बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और ऐसे भी आई प्रेफर आप ये फॉर्मूला भी याद कर लो कि इम्पल्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू टाइम के। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और टाइम का यूनिट है सेकेंड, न्यूटन सेकेंड आ गया। दूसरी बात, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के भी इक्वल होता है, तो मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड है। ओके, द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन आपके पास किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम के। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट भी क्या है, सेकेंड, जिसका मतलब एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास जो डायमेंशन है, आप आसानी से यूनिट को देखकर निकाल सकते हो। वैसे तो आपको जो डायमेंशन जैसे मेन डायमेंशन वो तो याद होनी चाहिए, जैसे वेलोसिटी, टाइम, जस्ट टू सेव अ लिटिल बिट ऑफ योर टाइम। वैसे अगर नहीं भी आपको याद करनी तो आप लेस देन अ मिनट में निकाल भी सकते हो। देखो अब ये जैसे m है, तो m आपके पास लेंथ का यूनिट है, ऐसा ही है, तो मैंने इसके लिए l लिख दिया। सेकेंड स्क्वायर आपके पास टाइम का यूनिट है, तो t के ऊपर स्क्वायर आ गया क्योंकि सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, डायमेंशन हो गई एक्सेलरेशन की। कभी कभी यहाँ पे m भी दे देता है वो, तो अब m तो हमारे पास है नहीं, तो m के ऊपर पावर 0 हो जाएगी। किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 1 की इक्वल होती है, इसका मतलब लिखो ना लिखो एक ही बात है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती की है, वो ये, सेकेंड स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में था, इसका मतलब इसके ऊपर पावर क्या होगी, -2 होगी, माइनस आएगा यहाँ पे। सो यू नीड टू बी केयरफुल विद दैट। चलो, अब ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन 19, द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, वैसे याद होनी चाहिए आपको, MLT -2 होती है, ठीक है। लेकिन आप निकाल भी सकते हो। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। न्यूटन इक्वल है किसके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, और सेकेंड स्क्वायर टाइम का यूनिट है, तो t के ऊपर -2 पावर आ गई, यही डायमेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायरेक्शन ऑलवेज। किन दो चीज़ों की डायरेक्शन सेम होती है हमेशा। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है, लेकिन हमेशा नहीं सेम होती। और ये कहीं पे ऑप्शन में गिवन भी नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही थी, क्योंकि बहुत बार हमें ये पढ़ाया जाता है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। लेकिन अगर आप वाइब्रेटरी मोशन आगे जाके जब पढ़ोगे, सिंपल पेंडुलम में सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ पे एक्सेप्शन है वो एक, ठीक है। काइनेटिक्स में तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है, सेम होंगे, अलॉन्ग होंगे दोनों एक दूसरे के। लेकिन एसएचएम में ऐसा नहीं होता, सिंपल पेंडुलम में दोनों एंटी पैरेलल होता है। कि अगर ये पेंडुलम है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमेशा
टुवर्ड मीन पोजीशन होगी, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी, 180 डिग्री पे होगी, ठीक है। तो इसीलिए रादर देन सेइंग कि इन दोनों की डायरेक्शन एंड पैरेलल है, आप ये क्या कहो कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है, फाइनल पॉइंट की तरफ होती है, ठीक है। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलोंग द मोशन होगी, कि अगर बॉडी आगे जा रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आगे है, बॉडी पीछे जा रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पीछे है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है, तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग होगी, लेकिन अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप कहते हो तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। अब इसमें एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिएगा आप, कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पैरेलल होंगे, अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है, रिटार्डेशन, ठीक है। तो उस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो जाती है वेलोसिटी की डायरेक्शन के। ऐसा ही है ना, देखो अगर ये मेरे पास एक यहाँ पे कार है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, आगे जा रही है, बॉडी मूव कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी। समझ लो बॉडी अभी इस ऑटोमोबाइल या आपके पास जो भी ट्रक थी, इसने ब्रेक लगाया, वेलोसिटी डिक्रीज़ होने लगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई, पीछे की तरफ हो गई। अब वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी। समझ आया? अच्छा, बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा अगर आप बोलो कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पैरेलल होती है फोर्स की डायरेक्शन के। फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों भाई भाई हैं, ये आपके पास एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, सेम होगी। अ स्नूकर बॉल moving with velocity v collides head on with another snooker ball। अब ये collide का आ गया वर्ड, इस वर्ड से आप पता लगा लो कि अच्छा ये तो collision वाले टॉपिक से इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। वो कहते हैं भाई आपके पास एक बॉल है, ये बॉल मूव कर रही है v वेलोसिटी से और ये कोलाइड करती है, मतलब टकराती है दूसरी स्नूकर बॉल से, सेम मास है दोनों का m, और ये वाली जो बॉडी थी, दूसरी वाली जो स्नूकर बॉल थी, ये रेस्ट में थी, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, ठीक है। इफ़ द कोलिजन इज़ इलास्टिक, अगर इनका कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, तो बताइए जो सेकंड स्नूकर बॉल है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। जो इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें याद रखिएगा जो काइनेटिक एनर्जी है और जो मोमेंटम है mv के बराबर होता है, ये दोनों क्या होते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं, यानी कि कांस्टेंट रहते हैं। तो जब ये वाली बॉल जो v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ये टकराएगी इस बॉल से, तो इसका जो ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इसका जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो जाएगा इस बॉल में, तो ये वाली बॉल जो रेस्ट में आ जाएगी, इसने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इस बॉल में जो रेस्ट में थी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी पहले ज़ीरो थी, रेस्ट में थी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी इसकी, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब है। क्यों v हुई, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड था, तो कोलिजन हुआ तो मोमेंटम शिफ्ट हो गया दूसरी बॉडी में, तो इसकी वेलोसिटी वो हो गई जो पहले वाली बॉल की वेलोसिटी थी, इसकी वेलोसिटी उसने बोला v थी, तो इसकी भी v हो गई। टेकन ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन बाय, इसको आप दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हो कि रॉकेट प्रपोल्जन किसका एग्जाम्पल है। तो जब एक रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये आपके पास लॉ ऑफ ऑप्शंस में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन बी है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि फोर्स की डेफिनेशन देता है F = ma। क्या ये हमें एक्सप्लेन करता है इसका मैकेनिज्म, या थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या ऑप्शन डी में कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो टेकन ऑफ रॉकेट एक्सप्लेन किया जा सकता है यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये कहता है एक सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। कैसे, अगर एक बॉडी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, एक बॉडी जब कोलाइड करती है दूसरी बॉडी से, तो ऐसा नहीं है कि मोमेंटम, अगर ये एक इलास्टिक कोलिजन है,
या फिर इनलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कैसे? ये समझ लो ये बॉडी रेस्ट में थी, ये बॉडी मूव कर रही थी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी v थी। तो जब ये बॉडी आके कोलाइड करेगी इस बॉडी से, सेकंड बॉडी से, तो ये अपना मोमेंटम, ऐसा नहीं है मोमेंटम लॉस हो जाएगा, इसका मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा इस बॉडी में, ये रेस्ट में थी तो इसकी वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी? v के इक्वल हो जाएगी। तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है एक सिस्टम में, और इसी की वजह से आप देखोगे बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। अब रॉकेट का टेक ऑफ करना, ये आप मोमेंटम कंजर्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसकी इक्वेशन अगर आप देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो ये हमें बताता है कि इनिशियल मोमेंटम एक सिस्टम का पी आई वो इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम के। तो एम वी आई का मतलब यहाँ पे इनिशियल है, ठीक है। m1 आप इसे लिख सकते हो, अगर एक बॉडी है तो m1 vi हो गया, और फाइनल मोमेंटम के लिए आप vf का इस्तेमाल करोगे तो m2 vf। अब इसमें जितनी बॉडीज़ होंगी उतनी बार आप यहाँ पे मोमेंटम का प्रोडक्ट लिखोगे। जैसे अब जितनी यहाँ पे बॉडीज़ होंगी उतने आप यहाँ पे मासेस लिखोगे, जितनी बॉडीज़ होंगी उतने मासेस होंगे। तो m1 अगर समझ लेते हैं, यहाँ पे 2 बॉडीज़ हैं तो m1 vi, ठीक है। vi को आप u से भी दिखा सकते हो, वो ईजी हो जाता है, तो आप इसे u भी लिख सकते हो। तो m1 u1 के पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी प्लस m2 u2। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद मोमेंटम कंजर्व रहा, जिसकी वजह से ये जो फाइनल वेलोसिटी है उसको आप v से दिखाते हो। तो m1 v1 प्लस m2 v2। तो इन दोनों का मोमेंटम मिला के आफ्टर कोलिजन वाले मोमेंटम के इक्वल होगा। तो मोमेंटम क्या है? ओवरऑल कंजर्व रहा। चलो क्वेश्चन 23 है द ट्रेजेक्ट्री कहते हैं एक प्रोजेक्टाइल जो पास कवर करता है उसे ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। जैसे यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल टेक ऑफ करता है, यहाँ जाके लैंड करता है, तो ये क्या है? जो पाथ उस बॉडी ने कवर किया वो ट्रेजेक्ट्री कहलाता है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करेगा उसे रेंज कहेंगे। ये है जहाँ से आपने लॉन्च किया प्रोजेक्टाइल को, तो इसे लॉन्च पॉइंट कहते हैं। और ये तो वो कहते हैं द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी, जो पाथ होगा, वो हमेशा कैसा होगा? इस तरीके का शेप का होगा। इस शेप को आप पैराबोला कहते हैं। तो पैराबोला यहाँ पे सही जवाब है। Then we have question 24. A football player will throw a football at maximum distance if the angle of projectile is maximum distance का मतलब यहाँ पे क्या है? ये वाला जो डिस्टेंस है इसे आप मैक्सिमम डिस्टेंस कहते हो, ऐसा ही है ना। इसे हमने रेंज कह दिया था, है तो रेंज क्या है? रेंज डिस्टेंस ही तो है। तो बेसिकली वो कह रहा है कि अगर मैक्सिमम डिस्टेंस, तो वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे होगी। तो मैक्सिमम रेंज एक प्रोजेक्टाइल की वो हमेशा 45 डिग्रीज़ पे, अगर आप 45 डिग्री से किसी एक बॉडी को थ्रो करते हो तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, ठीक है। कभी ये पूछा जाता है कि बताइए कौन से एंगल पे बॉडी हाफ द मैक्सिमम रेंज या हाफ द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। तो वो 2 एंगल्स हैं 15 डिग्री और 75 डिग्री, ठीक है। ओके 25 में पूछा गया है रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। 2 बॉडीज़ हैं आपके पास, ठीक है। उन 2 बॉडीज़ का रेंज कब इक्वल होती है? हमेशा याद रखिएगा, आपके पास अगर 2 बॉडीज़ हैं, आप चाहते हो इनकी रेंज क्या हो? सेम हो। तो उस केस में आप उन्हें इस तरीके से उनका एंगल्स को ऐसा बनाओगे कि उनका सम क्या हो एंगल्स का, जिस एंगल से आप फेंक रहे हो प्रोजेक्टाइल को, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या? कि दोनों बॉडीज़ के एंगल को सम अप करोगे तो 90 डिग्रीज आंसर आना चाहिए। अगर 90 आ रहा है तो मतलब दोनों की रेंज क्या होगी? सेम होगी। रेंज सेम है तो उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी, ठीक है। तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो। 60 + 90 का 60 + 30 करेंगे तो 90 आंसर आ रहा है। तो मतलब इन दोनों बॉडीज़ की, एक को आपने 30 से भेजा और एक को आपने 60 डिग्री से।
इन दोनों की रेंज क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। ठीक है, बाकी आप खुद से निकाल सकते हो 80 + 20 क्या होता है, यू बेटर नो। बाकी सब भी तो 90 आंसर यहाँ पे किसी का नहीं आ रहा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है कोई भी, तो इनकी सबकी रेंज क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, डिफरेंट होगी। क्वेश्चन 26, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन बाय। सो अब टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकालते हैं। सो प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होता है। सो जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है, ऊपर जाने का टाइम यहाँ पे अगर आप देखो तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे गया, मैक्सिमम हाइट जब तक वो रीच करता है तो ये आप कहते हो ऊपर जाने का टाइम है। तो जो ऊपर जाने का टाइम है वो इक्वल होता है किसके, u/g के। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब प्रोजेक्टाइल में जो आपके पास कंपोनेंट हम ले रहे होते हैं वो y कंपोनेंट है, क्योंकि जो उसका x कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, तो vy/g के इक्वल हो गया। तो नीचे आने का टाइम, अब जैसे ये प्रोजेक्टाइल आपने ऊपर भेजा, मैक्सिमम हाइट रीच किया, तो ये अब नीचे आने का टाइम होगा। तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों इक्वल होगा, क्योंकि सेम एलिवेशन पे बॉडी आ रही है। तो जितना टाइम आपने ऊपर मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा बॉडी, ठीक है, नीचे आने में ये उतना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम vy/g को। ऐसा ही किया मैंने, इसी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये जो vy है, जो y कंपोनेंट है, vy हमेशा इक्वल होता है किसके, साइन के, v साइन थीटा के। तो 2v साइन थीटा/g, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा किसका, टोटल टाइम का, जिसका मतलब ये है ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर आपको वो कहता है कि मैक्सिमम हाइट को रीच करने का टाइम कितना होगा, तो वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऊपर जाने का टाइम कितना होगा, तो v/y/g। अब ये v/y इतना लंबा लिखने के बजाय आप सिर्फ कह सकते हो u/g। u आपको पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी है और वो y कंपोनेंट के इक्वल है, तो vy/g के इक्वल होगा। ठीक है, उसने टोटल टाइम पूछा था, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और y हमें पता है, y कंपोनेंट साइन थीटा की इक्वल होता है, जस्ट वो रख दिया। ठीक, देन वी हैव क्वेश्चन 27, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आपको उसने लिख कर दिया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इसके इक्वल होती है फॉर व्हाट थीटा रेंज इज़ मैक्सिमम। आसान सा सवाल है, सवाल तो यहीं से शुरू हो रहा है कि कौन सी एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है, तो 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब रेंज का आपके पास अगर आपके पास थीटा क्या है, 45 है, आप बोलोगे मैक्सिमम रेंज आएगी। मैक्सिमम रेंज पे फॉर्मूला हो जाता है u²/g के, किसके, u²/g के। अब यहाँ पे हमें पता है कि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो y कंपोनेंट के बराबर है vy के, और vy इक्वल होता है साइन थीटा के, vi/sin थीटा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मैक्सिमम रेंज जो कि एंगल 45 डिग्रीज पे होगी, तो वो vi/sin थीटा/g के इक्वल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास स्क्वायर था इनिशियल वेलोसिटी पे, तो स्क्वायर लगा देंगे हम यहाँ पे, क्लियर हो गया। अगर आपके पास थीटा जो है वो 45 नहीं है, अगर कोई भी एंगल है और उस पर हमें रेंज फाइंड करनी है, तो यहाँ पे रेंज मैक्सिमम तो नहीं होगी, तो फार्मूला वही होगा u²/g, जस्ट आपने यहाँ पे एंगल ऐड कर देना है sin 2 थीटा। ठीक है, u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, आप vi भी लिख सकते हो, मुझे u लेटर लिख दिया मैंने, आप अपनी तरफ से vi भी लिख सकते हो, एक ही बात है। सो रेंज इक्वल, ये इन्होंने यही फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे कि u²/g sin 2 थीटा। ठीक है, ठीक है, अब ये जो रेंज है ना, ये रेंज देखो, यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया था, ये मैक्सिमम हाइट है। जो रेंज है, अगर एंगल 45 नहीं है, आप मैक्सिमम रेंज की बात नहीं कर रहे, आप रेंज की बात कर रहे हो, ठीक है, जो मैक्सिमम नहीं है, तो ये हाफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है u²/g sin 2 थीटा की, जो हमने लिखा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें ये भी पता लगे, ये पूरा डिस्टेंस आप जानना चाहते हो, कंप्लीट रेंज, टोटल रेंज एक
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वाली रेंज भी इक्वल होगी, सेम ही होगी, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो 2u² sin 2 थीटा। अब ये फार्मूला अलग अलग याद करने से अच्छा आप ये फार्मूला याद करें, जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको टोटल डिस्टेंस, टोटल रेंज मिल जाएगी प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, तो यही आप देखोगे, ये जो 2 है, ये 2 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे टोटल रेंज फाइंड करने के लिए, तो आज ये 2 आप लगा सकते हो यहाँ पे फार्मूला में। ठीक है, लेकिन अगर आपको रेंज फाइंड करनी है तो फार्मूला ये होगा u²/g। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, y कॉम्पोनेंट है, तो y कॉम्पोनेंट इक्वल होता है किसके, vi sin थीटा के। स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया है। ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है, ये है इस रेंज का फार्मूला। ठीक है, इसे 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टोटल रेंज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा था कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, कौन सी थीटा पे, तो वो 45 पे होगी, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन ये पूरी जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको आगे कुछ एक कॉन्सेप्ट अगर समझ आया होगा इससे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज़। ये आपके पास प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये लॉन्च पॉइंट है, ये टारगेट पॉइंट है। ठीक है, ये जो सेंटर है यहाँ पे बॉडी मैक्सिमम हाइट पे रीच करती है। एक प्रोजेक्टाइल का जो y कंपोनेंट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, चेंज होता रहता है वो। ठीक है, वो इक्वल होता है vi, जिसको v0 भी लिखा जाता है, एक ही बात है, तो vi sin थीटा के इक्वल है। और जो इसका x कंपोनेंट है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगी x कंपोनेंट पे वो 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जो एक्सेलरेशन y पे होगी वो -g की इक्वल होती है। वो कहता है बताओ मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी। मैक्सिमम हाइट पे आपके पास जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो 0 के इक्वल हो जाता है एट मैक्सिमम हाइट। जैसे आप ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे लॉन्च करेंगे, इस वक्त इस प्रोजेक्टाइल की जो स्पीड होगी वो कम होगी, क्योंकि देखो x कंपोनेंट को तो आप हटा ही दो ना, वो तो कांस्टेंट है, वो तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है, या मैक्सिमम हाइट पे भी x कंपोनेंट कांस्टेंट होगा। ये vy 0 हो जाएगा, लेकिन पीछे आपके पास x कंपोनेंट हमेशा रहेगा, कांस्टेंट है वो, मैक्सिमम हाइट पे भी उतना ही होगा। तो इस सवाल का जवाब b है, vi cos थीटा। ठीक है, लेकिन हम y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि जब आपने लॉन्च किया तो y जो वेलोसिटी है एक बॉडी की वो क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि बॉडी क्या जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, ग्रेविटी उसे नीचे ला रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो दोनों का मोशन की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। मैक्सिमम हाइट पे आके वेलोसिटी 0 हो जाती है। वाई कॉम्पोनेंट की बात हो रही है, अगेन एक्स कॉम्पोनेंट तो हमने डिस्कस ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है हर पॉइंट पे। जब प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा होता है तो यहाँ पे ग्रेविटी यानी कि वेट बॉडी पे जो लग रहा है वो भी कम है, और जो आपके पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी वाई कॉम्पोनेंट बॉडी का इंक्रीज़ होता है, इस पॉइंट पे 0 हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो एट मैक्सिमम हाइट आपके पास जो वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की वो सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट की इक्वल होगी, जो कि vi cos थीटा की इक्वल होता है। क्वेश्चन 29, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डैश। क्वेश्चन 29, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डैश डिमेंशनल। एक प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है वो 2D होता है, यानी कि 2 डिमेंशंस यहाँ पे कवर होती हैं। एक एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है, और एक वाई एक्सिस पे। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं, ये लॉन्च पॉइंट है, ये टारगेट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी यहाँ आई, फिर यहाँ आई। अब देखो यहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट भी कवर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वाई पे भी डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसलिए ये 2 डायमेंशनल मोशन है। क्वेश्चन 30 में हमें कहता है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी vi। एक प्रोजेक्टाइल आप लॉन्च करते हो, थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ अपने एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे लॉन्च किया, उसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी vi की इक्वल है, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है।
तो बताइए इसका जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो किसके इक्वल होगी? रेंज में आप दो चीज़ें पढ़ते हो, एक होती है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज होती है एंगल 45 पे, और अगर आपको मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है तो थीटा हमेशा 45 होगा। यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला होता है, वो होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। यू क्या है? यू इनिशियल वेलोसिटी है। प्रोजेक्टाइल में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वाई कॉम्पोनेंट की इक्वल होगी, और वाई कॉम्पोनेंट क्या होता है? वी आई साइन थीटा की इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन बेसिक फार्मूला क्या है? यू स्क्वायर अपॉन जी के। अगर आपको रेंज फाइंड करनी है जब एंगल 45 नहीं है, जब मैक्सिमम रेंज नहीं है, लेकिन आपने किसी भी और एंगल पे एक्सेप्ट फॉर 45 डिग्री रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज इक्वल हो जाएगी किसके? यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा के। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। अगर आपने पूरी रेंज फाइंड करनी है, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉन्च पॉइंट और टारगेट पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस, टोटल रेंज, तो आप इस पूरे फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिंपल। हमें उसने कहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल होगी, जिससे आप वी आई स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन जी कह सकते हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। Then we have question 31 जिसमें कहता है during projectile motion the horizontal component of velocity। projectile motion में 2D motion भी लिख सकता था। horizontal component of velocity का मतलब है vx की बात कर रहा है। तो एक प्रोजेक्टाइल में हमेशा जो उसका vx है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, जिसकी वजह से vx कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? x कंपोनेंट पे 0 हो जाएगी, तो ax जो है वो 0 होता है। अगर आप यहाँ पे vy की बात करो तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, y कंपोनेंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो vi साइन थीटा के इक्वल होती है। तो y पे जो एक्सेलरेशन होगी वो भी नॉन ज़ीरो होगी, और किसके इक्वल होती है? माइनस जी के बराबर होती है एक्सेलरेशन y कंपोनेंट पे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि vx जो है वो कांस्टेंट रहता है विद टाइम। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये भी सुन लेते हैं कि जो vx है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल में हम कुछ कंडीशंस मान के चलते हैं। उसमें एक होती है कि हम कंसिडर करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो 0 है, उसे आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में आपके पास x पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लग रही, जिसकी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट है, प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट x वेलोसिटी पे जा रहा है, x कंपोनेंट कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप v की बात करो तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है जो कि नीचे की तरफ है, वेट जिसे आप कहते हो, जिसकी वजह से v कंपोनेंट जो है पॉइंट पे चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? जैसे मैंने यहाँ पे हमें प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च करवाया, ऊपर जाते वक्त ये पॉइंट क्या है? मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। ऊपर जाते वक्त जो v कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो डिक्रीज़ होता है, मैक्सिमम हाइट पे आकर जो v कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 0 हो जाता है। नीचे आते वक्त ये जो मैं v कंपोनेंट बोला शायद अभी मैंने थोड़ी देर पहले, लेकिन आई मेंट y कंपोनेंट। जो y कंपोनेंट है वो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन 32 है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। अगर आपके पास दो बॉडीज़ हैं और हम चाहते हैं इन दोनों का रेंज क्या हो? सेम। उस केस में आप क्या करेंगे? दोनों का जो एंगल है वो इस तरीके से सेट करेंगे कि उनका सम कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 डिग्री के इक्वल हो। तो अगर दो बॉडीज़ का सम 90 डिग्रीज है, इसका मतलब उन दोनों की रेंज क्या आएगी? सेम आएगी, इक्वल आएगी, बराबर आएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 60 और 30 का जो सम है वो 90 के इक्वल होगा। इसका मतलब इन दोनों बॉडीज़ की, जिसको आपने एक को 30 से लॉन्च किया, एक को 60 से लॉन्च किया, तो इन दोनों बॉडीज़ की रेंज क्या होगी? सेम होगी। तो एंगल्स जब कॉम्प्लीमेंट्री हो तो रेंज सेम होगी।